अस्सलामु अलैकुम। दुरूद शरीफ पढ़ लें, फिर शुरू करते हैं। जी जनाब, बिजनेस लॉ, बी लॉ, कैफ 4, और उसकी अटेम्प्ट कौन सी है भला? फेयरवेल अटेम्प्ट। ऐसा मैंने क्यों लिखा है? क्यों लिखा है? क्योंकि ये पेपर ही खत्म हो जाएगा। आपको पता होना चाहिए जो अटेम्प्ट है हमारे पास ऑटम 2024 जो भी गुजरी है, ये बस बी लॉ की एक आखिरी सी यादें छोड़ गई है। ये अटेम्प्ट और होगी और उसके बाद ही पेपर कंबाइन हो जाएगा किसके साथ? कंपनी लॉ के साथ। तो बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जो कि इस अटेम्प्ट में लॉ को प्रेफर ही नहीं कर रहे। क्यों? क्योंकि उनको फायदा कम होगा। अगर एक बच्चे ने पहले बी लॉ दिया है लास्ट पेपर, और अगर उसका पेपर अच्छा हुआ है, उसको लगता है कि वो पास कर जाएगा, तो वो उठाएगा क्या? सी लॉ। क्यों उठाएगा? क्योंकि न्यू स्कीम के मुताबिक जो बड़े वाला पेपर है बिजनेस लॉ का, वो उसको क्या हो जाएगा? फिर एग्जाम्प्ट हो जाएगा। बट वो बच्चा जिसकी बिल्कुल कैफ की पहली पहली अटेम्प्ट है, जो अभी भी पीआरसी से आगे आ रहा है, वो अपना कॉम्बिनेशन बना के चल रहा है R1 टैक्स और कॉस्ट सीएम है, क्योंकि कॉस्ट उसको फायदा मिलेगा। अगर ये पेपर पास हो गया तो न्यू स्कीम में जो मैनेजेरियल अकाउंटिंग का पेपर है, यानी कि कॉस्ट एंड मैनेजेरियल अकाउंटिंग है, तो जो एमए का पेपर है वो उसका एग्जाम्प्ट हो जाएगा। तो इस सेशन में अभी फिलहाल तो बिजनेस लॉ हो गया, कैफ 7 हो गया, इन दोनों के ऊपर अवाम ने कोई ज़्यादा जोर नहीं डाला हुआ। तो क्या आपकी बिल्कुल पहली पहली अटेम्प्ट है, या इससे पहले आपने कोई कैफ की अटेम्प्ट दी है? बिल्कुल फर्स्ट है। पीआरसी कब पास हुआ? जुलाई में पास किया। ठीक है। तो अभी कौन से पेपर पिक किए आपने? R1 टैक्स और बी लॉ। व्हाई नॉट सीएमए इंस्टेड ऑफ बी लॉ? यहां पर आता है एक टॉपिक है, कन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट। देखिए, मेरा इंटरेस्ट किस में ज्यादा होगा कि बच्चा कहां पर आए, बी लॉ में आए, सी लॉ में आए। मगर बच्चे के लिए फायदेमंद चीज क्या है? न्यू स्कीम। न्यू स्कीम में जो उसको पेपर एग्जाम्ड हो सकते हैं, तो वो चीज मुझे ये कहती है कि बच्चे को बी लॉ के बजाय कहां पे जाना चाहिए? एक्चुअली कॉस्ट की तरफ जाना चाहिए। या बच्चा एक और कॉम्बो भी बना सकता है, दैट कैन बी R1 बी लॉ प्लस सी लॉ। इसके क्या फायदा होगा कि जो उसका बड़े वाला पेपर है लॉ का, उसके पास होने के चांसेस ज्यादा होंगे, एग्जाम होने के चांसेस ज्यादा होंगे। आपका क्या कॉम्बिनेशन है? R1 टैक्स बी लॉ। 2 वोट्स हो गए, 3 वोट्स हो गए, मेजोरिटी इसी की तरफ जा रही है। ठीक है, चलें शुरू करते हैं कैफ 4 की ओरिएंटेशन। इस पेपर के बारे में क्या सुना अभी तक आप लोगों ने? क्या सुना आपने इस पेपर के बारे में? एक मॉडरेट पेपर है, ना ज़्यादा मुश्किल है ना ज़्यादा आसान है। और कितने मार्क्स का पेपर है? 100 नंबर का पेपर है। आपने क्या सुना इस पेपर के बारे में? क्या? ठीक है। सवाल कैसे आते हैं इसमें? ठीक है। कॉन्सेप्ट क्या इसके बारे में कुछ लेकर आए हैं, कुछ सोच कर आए?
कुछ भी नहीं सोचा, कुछ सोचा ही नहीं, कुछ पढ़ा ही नहीं, कोई सर्च नहीं की। चले, ये पेपर है एक मॉडरेट पेपर, ना ज्यादा आसान और ना ज्यादा मुश्किल। एक मुनासिब पैटर्न पे आई क्या इसको टेस्ट करता, जिसमें 40% के करीब आपको ग्रामिंग के क्वेश्चन नजर आ रहे होते हैं और 60% आपको सीम्स लॉजिकल या इसमें प्योर लॉजिकल सवाल मिल रहे होते हैं। कई पेपर न्यूमेरिकल है नहीं, ये पेपर 100% क्या है, थ्योरी का पेपर। इस पेपर के अंदर आप लोगों ने क्या पढ़ने हैं, लॉज पढ़ने हैं। कितने तरह के लॉज हैं आपके इस पेपर में, कुछ सर्च किए? एक तो मशहूर जमाना कॉन्ट्रैक्ट एक्ट और पार्टनरशिप एक्ट, दो जो आसान थे उन्होंने बता दिए, आपके लिए मुश्किल वाला छोड़ दिया। एक है नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट, कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, पार्टनरशिप एक्ट, नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट, ये तीन हो गए। फिर चौथा है इसमें पाकिस्तान का लीगल सिस्टम, और चैप्टर 16, 17, 18 अदर लॉज के बारे में बात करते हैं। चैप्टर 16, 17 and 18 they talk about other laws. चैप्टर 2 से 10 तक इसमें है कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, 11 से 13 आपको मिलती है क्या, पार्टनरशिप, 14, 15 है नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट, और चैप्टर 1 है आपका लीगल सिस्टम। कुल मिलाकर जो लॉज है ना जो हम लोगों ने पढ़ने हैं वो काउंट करते हैं अब, 1, 2, 3, 4। मगर ये 3 चैप्टर्स, हर चैप्टर में 2 लॉज हैं, तो अब काउंट करें, 1, 2, 3, 4, तो यहां पे कितने होंगे, सॉरी हाँ यहां पे कितने होंगे, 6। अब ऐड करें, 10 लॉज जो कि आपको कैप 4 के अंदर पढ़ाए जाएंगे। पेपर बहुत आसान, अगर आप इसको दिल से तैयार करें। यकीन मानिए ये पेपर इतना आसान है कि आसानी से फेल हो जाता है ना, मजे की बात। पेपर अगर आसान हो तो उसको पास होना चाहिए, मगर ये पेपर इतना आसान है कि आप उसको बड़ी आसानी से क्या कर देते हैं, फेल कर देते हैं। आपके ख्याल में क्यों ऐसा होता है, क्यों हम पेपर को फेल करते हैं? क्या हम पढ़ते नहीं हैं? आप कहेंगे नहीं सर, हम तो 24 घंटे पढ़ते हैं, हम है ना, हम तो घर जाके सोते ही नहीं है, सिर्फ पढ़ते रहते हैं, पढ़ते रहते हैं, खाना भी नहीं खाते, खेलते भी नहीं है, फैमिली को टाइम भी नहीं देते, सिर्फ क्या करते हैं घर जाके पढ़ते रहते हैं। क्या ये पॉसिबल है ह्यूमनली? नहीं। पेपर फेल क्यों होता है? आज की क्लास बेसिकली हम लोग ओरिएंटेशन रखते हैं, चीज़ों को प्लान करते हैं, सोचते हैं, एनालाइज करते हैं, ताकि हमारा जो पूरा सेशन है वो बड़े अच्छे वे में चल सके। पेपर फेल क्यों होता है? सवाल अभी भी वही है, क्यों, वाई 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 वाई, तवज्जो नहीं देते। तो मेरी बात ही रिपीट कर दी, मेरे भी लिए मुझे को म्याऊं कर दिया आपने। दोबारा आता हूं जी। ये पेपर की जो नेचर है ना, ये है थ्योरेटिकल। इसके जो पड़ोसी हैं, आप लोगों ने R1 पिक किया, टैक्स पिक किया, R1 हो गया, टैक्स हो गया, कॉस्ट हो गया, वो न्यूमेरिकल पेपर्स है, न्यूमेरिकल पेपर है। न्यूमेरिकल पेपर कहता है आओ मुझे सॉल्व करो। न्यूमेरिकल पेपर आप में एक इंटरेस्ट डेवलप करवाता।
थेरेटिकल पेपर को शुरू करते हैं ना पढ़ना, तो इंसान को बड़ी प्यारी सी नींद आनी शुरू हो जाती है। तो इंसान कहता है यार क्यों मैंने ये पढ़ना है, सोते हैं। जब टेस्ट आएगा तो देख लेंगे, जब असाइनमेंट आएगी तो खोल के कर लूंगा, अभी सोते हैं। किताब पकड़ते साथ ही आपको क्या आनी शुरू होती है, नींद। सबसे बड़ी रीजन फॉर फेलियर ये है कि आपका इस पेपर में इंटरेस्ट डेवलप नहीं होता, और हमने ये इंटरेस्ट डेवलप करना। क्या कोई और पेपर पास करने से आईकेएम आपको 2 पेपर पास करवा देता है? फर्स्ट करें मेरा R1 पास हो गया, तो आईकेएम कह देगा कि जनाब इनके 2 पेपर पास हो गए? नहीं। क्या R1 500 मार्क्स का आता है? नहीं। क्या ये 50 नंबर का आता है? नहीं। दोनों के मार्क्स क्या हैं? तो दोनों की इंपॉर्टेंस भी क्या होनी चाहिए, सेम। तो कभी भी इसको आपने न्यूमेरिकल के जितना टफ नहीं समझना, और थ्योरेटिकल की तरह बिल्कुल ही आसान नहीं समझना। इट इज मोर ऑफ अ मॉडरेट पेपर। अच्छा, अब मजे की बात यह है कि इस पेपर में वी हैव 15 एमसीक्यूज और 85 नंबर की हमारे पास थ्योरी आती, और पासिंग मार्क्स कितने हैं, 50। इमेजिन करते हैं कि मेरे ये 15 के 15 एमसीक्यूज ठीक हो जाए, तो पासिंग मार्क्स मुझे कितने हासिल करने हैं, कितने में से हासिल करने हैं? जरा एवरेज निकाल के बताएं कि ये एवरेज 50 से कम हो गई है या नहीं हो गई है? कितनी हुई है, निकालें जरा। आप अकाउंटेंट्स हैं तो आपके पास उम्मीद करता हूं कि कैलकुलेटर तो होना चाहिए, उम्मीद कर सकता हूं। है, चलो गुड है, निकाल के बताएं आपका आंसर क्या आता है। 40, चले हम 41 कर लेते हैं, सेफर साइड कर लेते हैं, 42 कर लेते हैं। देखें 50 से कम होकर अब कहां पर आ गए हैं, 42। और ये कैसे पॉसिबल हुआ? आपने अज्यूम किया कि सारे एमसीक्यूज आपके क्या हैं, ठीक। और सारे एमसीक्यूज ठीक कैसे हो सकते हैं, कब होंगे, कब होंगे? जब आपकी तैयारी क्या हो, अच्छी हो, जब आपने कंसिस्टेंट वे में एफर्ट की हो। पता है कैफ का कोई भी पेपर हो, कंसिस्टेंसी के साथ अगर आप लगे रहेंगे तो आप कामयाबी हासिल कर सकते हैं। ये बहुत ज़रूरी है, कंसिस्टेंसी बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। चाहे वो FR1 हो, चाहे वो टैक्स हो, चाहे वो बिजनेस लॉ हो, अगर आप अपने पेपर के साथ कंसिस्टेंट हैं, डेडिकेटेड हैं, घर जाके जो पढ़ाया उसको रिवाइज करते हैं, तो कोई भी पेपर हो वो आपको मुश्किल कभी भी नहीं लगता। मगर बच्चे क्या करते हैं, इसका रिवर्स। बच्चे कहते हैं कि हमने पूरा हफ्ता नहीं पढ़ना, हमने कब पढ़ना, सिर्फ और सिर्फ संडेज को। इसकी मिसाल मैं अक्सर देता हूँ क्लास में कि अगर आपने खाना खाना और मैं आपसे कहूँ कि भाई तुमने खाना 5 दिन नहीं खाना, हफ्ते वाले दिन पूरे हफ्ते का खाना खाओ, तो क्या आपका मैदा बर्दाश्त करता है? नहीं। क्यों? खाना तो खा रहे हैं। तो मैदे की क्या होती है, एक कैपेसिटी होती है। इसी तरह आपकी ब्रेन की भी क्या होती है, एक कैपेसिटी होती है। जब आप ब्रेन को इतना ज़्यादा काम करने के लिए देंगे एकदम से, तो वो बेचारा पैनिक हो जाएगा। फिर आप तो माशाल्लाह से फनकार आदमी होते हैं, आप कहते हैं सैटरडे वाले दिन मैंने R1 भी करना है, मैंने बी लॉ भी करना है, मैंने CMA भी करना है, मैंने टैक्स भी करना है, मैंने ये भी करना है, मैंने वो भी करना है। तो ब्रेन कहता है जा मुझे माफ़ कर, ब्रेन क्या कहता है, मुझे माफ़ कर, मैं तेरे काम नहीं आने वाला। तो घर जाके सिर्फ 30 से 40 मिनट भी अगर आप इस पेपर को दे दें, 30 से बहुत है। और हम कभी भी क्लास में 2 सफ़ों से ऊपर पढ़ेंगे नहीं। 2 सफ़े से मुराद एक फ्रंट और एक उसका बैक। मैक्सिमम भी हमारी कवरेज क्या होगी क्लास में, 2 पेजेस। उससे ऊपर बहुत ही रेयर जाएंगे, बहुत ही रेयर जाएंगे। इतना भी नहीं आप घर जाके रिवाइज कर सकते, कर सकते हैं यार। अच्छा, बी लॉ के पेपर में ना कॉन्सेप्ट ज्यादा है मगर रट्टा लगाने वाले एरियाज कम है।
यानी कि ये मोर ऑफ अ कॉन्सेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग के साथ आप इसका पेपर सॉल्व कर सकते हैं, और इसी के साथ आप इसके क्या आंसर करेंगे, 15 मार्क्स के एमसीक्यूज। और ये कब पॉसिबल होता है, जब आप सारी क्लासेस लें, जब आप क्लासेस के साथ साथ असाइनमेंट सॉल्व करें, टेस्टिंग करें। हमने आपसे पूरे सेशन में 15 टेस्ट लेने हैं। कितने? 15। हम लोगों ने आज डिसाइड कर लिया है कि सैटरडे, कौन सा डे? सैटरडे विल बी योर 100% टेस्ट डे। सैटरडे विल बी योर 100% टेस्ट। जब तक रिजल्ट नहीं आता या जब तक हमारा कॉन्ट्रैक्ट एक्ट पूरा नहीं होता, हम अपना कोई सैटरडे क्लास के लिए ऑन नहीं करेंगे। सिर्फ क्या होगा, उस दिन आपका टेस्ट, और जो बच्चा टेस्ट नहीं देगा उसके साथ क्या किया जाए? माफ कर दिया जाए या सजा दी जाए? सजा दी जाए। सजा डंडों से दी जाए, मुक्कों से दी जाए, लातों से दी जाए, किस से दी जाए, या बातों से दी जाए? नहीं। बच्चा उस वक्त ज्यादा जोश में आता है जब उसकी जेब से पैसे निकलते हैं, तो हम फाइन रखेंगे। और फाइन कितना होगा? 100 रुपीज पर पेपर। देखिए हफ्ते को टेस्ट है, आपने कहा हम तो छुट्टी मनाएंगे हफ्ते वाले दिन, मगर क्या मंडे को वापस नहीं आएंगे? आएंगे ना। तो जब मंडे को कदम रख रहे होंगे तो हम आपसे क्या मांगेंगे? 100 रुपया। 100 रुपया होगा, एंट्री दे दें। 100 रुपया नहीं है तो एंट्री देने की जरूरत नहीं। चले फर्ज करें मंडे को पैसे नहीं थे, आपने कहा सर ट्यूसडे, तो ट्यूसडे को क्या मैं आपसे 100 रुपया लूंगा? नहीं। फाइन पे क्या पड़ेगा? फाइन नहीं, इंटरेस्ट नहीं, मैं 100 थोड़ी लूंगा आपसे। फाइन पे पड़ेगा, फाइन वो होगा प्लस 50 रुपीज का। चले आपको एक ऑफर देता हूं आज, अभी 80 रुपए के हिसाब से मुझे पैसे दे दें, सारे टेस्ट माफ किए आपको। बताएं, डिस्काउंटेड ऑफर, 15 टेस्ट 80 रुपए के हिसाब से कितने पैसे बन जाते हैं? 800 और 400, 1200 रुपया दे दें, आपको सारे टेस्ट माफ। ये ठीक है? फिर असल मकसद आपसे पैसे लेना नहीं है, आपको पंक्चुअल बनाना, आपको पंक्चुअल बनाना। अच्छा जी, ये एक ग्रिड है जिसमें आपका कंप्लीट सिलेबस है। ग्रिड ए 5 से 8, ग्रिड बी 20 से 25, ग्रिड सी 25 से 30 और ग्रिड डी 35 से 52, 52। अब इसको ब्रेक करते हैं। ग्रिड ए में जो आई के आपने कहा है हाउ मेनी मार्क्स, 5 से 8, कितने चैप्टर्स हैं? सिर्फ एक। यानी कि ये चैप्टर अगर आप अच्छे से तैयार कर लें तो मिनिमम कितने मार्क्स पक्के होंगे और मैक्सिमम कितने मार्क्स पक्के होंगे? 8। ग्रिड बी में हमारे पास कितने चैप्टर्स हैं? 4, और कितनी वेटेज है? 20 से। ग्रिड बी एंड ग्रिड सी मिला के क्या बनता है? कॉन्ट्रैक्ट एक्ट। चैप्टर 1 कहां पर आ गया? लीगल सिस्टम, ऊपर चला गया, तो 1 से लेकर 10 तक यहां पर आ गए, तो बाकी 11 से 18 तक कहां पे जाएंगे भला? ग्रिड डी में। अच्छा, ग्रिड बी में 4 चैप्टर्स हैं, 2, 3, 4 और 5। ग्रिड सी में 6, 7, 8, 9 और 10। तो पहले 10 चैप्टर कितने ग्रेड्स में पूरे होते हैं? 3, ए, बी और सी में। और जितने भी चैप्टर्स रह गए हैं 11, 12, 13 ये पार्टनरशिप, 14, 15 क्या? नेगोशिएबल, 16, 17, 18 ये अदर लॉज है। हर चैप्टर में 2 लॉ है। जिस तरह 16 में क्या है? एंटी मनी लॉन्ड्रिंग एक लॉ और इलेक्ट्रॉनिक पेमेंट्स। तो आई के ने कहा कि चैप्टर 11 से लेके 18 तक मिनिमम 35 और मैक्सिमम 52 नंबर्स की टेस्टिंग करूंगा आपसे। पेपर 85 मार्क्स का क्या आएगा? सब्जेक्टिव, और 15 मार्क्स का क्या आएगा? ऑब्जेक्टिव।
जिसमें से क्रैमिंग पोर्शन कितना कितना आएगा 40 और 40, और लॉजिकल कितना आएगा 60-60%। याद है, क्लियर है? अब ये एक ट्रेंड है, ये पेपर आया था अलग होके अपने बड़े पेपर से स्प्रिंग 2022 में, यानी कि ऑटम 2021 का जो पेपर था वो खाली बिजनेस लॉ नहीं था, ये वही पेपर था कंबाइंड फॉर्म में, जिसमें बी लॉ भी था और सी लॉ भी था। तो आई कैब ने 2, 4, 6 अटेम्प्ट्स के लिए, और 7वीं ये जा रही है, 7 अटेम्प्ट्स के लिए पेपर को अलग अलग कर दिया, और अब फिर से वो क्या कर देगा, न्यूज़ की इमेज पेपर को कंबाइन कर देगा। आई कैब ने कहा था चैप्टर 1 में से कितने मार्क्स पूछूंगा, 5 से 8। क्या उसने अपना वादा निभाया? जी निभाया। 5, 5, 6, 6, 7 और 6। आई कैब ने कहा ग्रेड बी में से क्या पूछूंगा, 20 से 25, 25, 25, 20.5, 25, 24 और 23। आई कैब ने कहा ग्रेड सी 25 से 30, 27.5, 26, 29.5, 29.5, 31 और कभी कभी थोड़ी सी वेरिएशन दे देता 5-1% की। 35 से 52 सर 42.5, 44, 44, 39.5, 38 और 40। तो ये पॉसिबल नहीं है कि आई कैब अपनी ग्रेड से बाहर निकल जाए, बहुत हैवी। यानी कि फॉर एग्जांपल ये पॉसिबल नहीं है कि आप पेपर देने जाएं और चैप्टर 1 में से 20 नंबर का सवाल आया हो, ये पॉसिबल नहीं है। कितने का आ सकता है? मिनिमम 5 और मैक्सिमम 8। तो हमने भी अपनी तैयारी इसी ग्रिड को देखते हुए करनी है। हमारे लिए सारे चैप्टर्स उतने ही मोतबर हैं जितना चैप्टर 1 है और जितना चैप्टर 18 है। वो क्या है, एक ही सफ में खड़े हो गए, महमूद हो तो हमारा महमूद भी सेम है और हमारा अयाज भी सेम है। किसी चैप्टर को दूसरे चैप्टर पे सबकत हासिल नहीं है। तो इसमें से कोई भी अरबी नहीं और कोई भी अजमी नहीं। याद है, क्लियर? पर अगर आप लोग गौर करें, मैंने ग्रेड डी को 3 कैटेगरीज में तोड़ दिया। पहली क्या रखी है, फिर क्या रखी है, फिर क्या रखा है, अदर लॉस। तो इतनी सारी वर्किंग क्यों की गई है आपके लिए? ताकि जब भी आपको चैप्टर तैयार कर रहे हो तो आपको पता हो कि मैंने किस एरिया में से कितना तैयार करना है, कौन सी चीज इंपॉर्टेंट है और कौन सी चीज मेरे लिए लेस इंपॉर्टेंट है। यहां तक ओके? सर जी हम लोग जो पास्ट पेपर्स करेंगे ना, वो करेंगे ऑटम। चलिए आपसे पूछता हूँ, कहां से करने चाहिए? कितने अटेम्प्ट्स के पास्ट पेपर्स अगर हम कर लें तो सफिशिएंट है? 5 साल, 5 अटेम्प्ट्स या 5 साल? 5 साल 10 अटेम्प्ट्स। आपकी क्या राय है इसके ऊपर? जहां से सेपरेट हुआ 5 साल। सर अगर मैं आपसे एक बात कहूं कि ऑटम 2009 से ऑटम 2024 तक के सवाल अटेम्प्ट करने हैं, तो क्या आप परेशान तो नहीं होंगे? परेशान तो नहीं होंगे? कितना टाइम पीरियड बनता है? 10, 11, 12, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 15 साल। तो अटेम्प्ट्स कितने हो गई? 30। और अगर हर अटेम्प्ट में ऑन एवरेज 8 सवाल भी हो तो कितने सवाल हो गए? 240। और अगर हर सवाल में 2 पार्ट्स भी हो तो कितने हो गए पार्ट्स? तो 480 से 500 सवाल जब आपने अपने हाथ से गुजारे होंगे तो क्या पेपर फेल हो सकता? हो सकता नहीं। ये हमारी प्रैक्टिस है। अब ये कैसे करेंगे? कुछ हम लोग क्लास में डिस्कस किया करेंगे, कुछ आपको मिलेगी एग्जाम फोकस्ड असाइनमेंट्स,
फिर वो जो MCQs है 15 मार्क्स के, हम वो भी असाइनमेंट के अंदर प्रैक्टिस किया करेंगे इन क्लास, यानी कि क्लास के शुरू के 15 मिनट या एंड के 15 मिनट हम इस काम के लिए रखेंगे, ठीक है, जिसमें आपको क्या दिया जाएगा, असाइनमेंट और MCQs की प्रैक्टिस, ताकि आप डेली बेस पे अपने आप को उसमें रखें, बी लॉ के अंदर लगे रहें, क्योंकि जैसे आपने सर बाहर निकाला तो आपके सर पे टकराएगा R1 और टैक्स या CM में। तो मैं चाहता हूं कि अगर आप लोगों ने बी लॉ का पेपर उठा ही लिया है तो इसको प्रॉपर्ली निभाएं, ताकि जब आपको न्यू स्कीम में जाना भी पड़ जाए तो क्या होगा, अगर ये पेपर पास हो चुका होगा बी लॉ का, तो जो न्यू पेपर है कंबाइंड पेपर वो भी 100 नंबर का है, उसमें क्या होगा 50 नंबर का बी लॉ होगा, 50 नंबर का सी लॉ होगा, और आपने ये तो पास कर लिया होगा तो ये देने की जरूरत नहीं होगी। तो न्यू पेपर में आप जाएंगे सिर्फ क्या पिक करेंगे, सी लॉ, और इसमें से क्या हासिल करेंगे, सिर्फ और सिर्फ 25 नंबर। तो ये फायदे वाली बात है कि नहीं है ये या नहीं है? भाई 25 आसान है या 50? और 25 किस में से लेने हैं, सिर्फ और सिर्फ एक मजे की बात बताऊं, जब ICAP ने ये चेंज किया था ना, तो मुझे भी यही सिचुएशन फेस करनी पड़ी थी जब मैं आपकी जगह पे बैठा हुआ था, व्हेन आई वाज अ स्टूडेंट। मेरा भी बी लॉ पास हो चुका था, और पास होने के अगली अटेम्प्ट में ICAP ने कहा था कि भाई अब हम इस पेपर को आप दोबारा से मर्ज करें। ICAP करता रहता है, कभी तोड़ता कभी जोड़ता, कभी तोड़ता कभी जोड़ता, हर 3 साल के बाद इसने ये फनकारी खेलनी होती। तो मुझे भी 100 में से सिर्फ कितने नंबर का पेपर अटेम्प्ट करना पड़ा था, 50 का अटेम्प्ट किया था, और उसको पास करने के लिए कितने नंबर हासिल करने थे, 25, यानी कि वही 50% का रूल। यहां तक कोई सवाल, कोई मसला, कोई परेशानी? हम लोग अपनी पढ़ाई शुरू करेंगे इस पोर्शन से, कॉन्ट्रैक्ट एक्ट से, चैप्टर 2 से हम लोगों ने कल अपने सफर का आगाज करना है। और मजे की बात आपको बताऊं, जो रिजल्ट आएगा, आपका तो खैर रिजल्ट से कोई ताल्लुक वास्ता ही नहीं है, नहीं ना, तो ताल्लुक वास्ता नहीं है, तो आप तो वैसे भी याशी माहौल में रहेंगे। हम लोगों ने अपना कोर्स 2 दफा पूरा करना है। पहला जो हमारा टारगेट है कोर्स कंप्लीशन का, दैट इज दिसंबर एंड, दैट इज दिसंबर एंड, यानी कि जब दिसंबर का एंड हो जाएगा हमारा कोर्स 100% पूरा हो चुका होगा। जनवरी के अंदर हम लोगों ने इसका एक्सप्रेस बैच या फास्ट ट्रैक लेना, जिसमें 1 मंथ में अगेन पूरा कोर्स रिवाइज करेंगे। तो दिसंबर के टेस्ट अलग होंगे और इस जनवरी के टेस्ट अलग होंगे, तो 15 टेस्ट तक यहां पे पहुंचेंगे, फिर इसके कोई 7-8 टेस्ट हो जाएंगे, 10 भी किए जा सकते हैं, और फिर फेब के अंदर आपकी फिर से रिवीजन होगी, और इसी फेब के मंथ में एग्जाम से ठीक 2 हफ्ते पहले आपका लिया जाएगा मॉक, और ये आपके ऊपर, अगर आप लोग जिद करेंगे तो हम 2 मॉक्स भी कर सकते हैं, ये आपके ऊपर है। तो मुझे बताइए, दिसंबर तक पहले पूरा सिलेबस, फिर 1 महीना अलग से, उसके बाद फरवरी, तो क्या पेपर पास नहीं होगा? क्या तैयारी नहीं होती? आपने बस मेरे साथ अगर चलना है तो कंसिस्टेंट रह के चलना। क्लास में हम किसी भी टाइम पे इतना ज्यादा कवर नहीं कर लेंगे कि आप लोगों को घर जाके परेशानी होगी। मैंने आपसे क्या कहा, हार्डली 30 से 40 मिनट, उसके अलावा मुझे आपसे कुछ नहीं चाहिए। मगर ये पढ़ाई रट्टे वाली कम है और कॉन्सेप्चुअल ज्यादा। रट्टा भी है, आएगा, जैसे ये 4 चैप्टर्स प्योर क्रैमिंग है, प्योर क्रैमिंग है, इसमें कोई कॉन्सेप्ट नामी चीज भटकती भी नहीं है। बताऊंगा, करवाऊंगा, कॉन्सेप्ट दूंगा, मगर उसके बाद आपने क्या करना होगा, रट्टा लगाना होगा। किनको? 1, 16, 17 और 18 को। कॉन्ट्रैक्ट एक्ट कॉन्सेप्चुअल, पार्टनरशिप एक्ट
कॉन्सेप्चुअल, नेगोशिएबल, कॉन्सेप्चुअल। तो 18 में से कितने चैप्टर्स क्रैमिंग में निकल गए? 4, और बाकी 14 क्या है? कॉन्सेप्चुअल। अब इन कॉन्सेप्चुअल पेपर्स में से भी क्रैमिंग टेस्ट की जा सकती है। 3 तरह के सवाल होते हैं। एक होता है टाइप 1 क्वेश्चन, वो होता है प्योर स्ट्रेट फॉरवर्ड, प्योर स्ट्रेट फॉरवर्ड। एक होता है टाइप 2 क्वेश्चन। टाइप 2 क्वेश्चन कहते हैं सीम्स लॉजिकल, ऐसा सवाल जो कि लग रहा हो कि कॉन्सेप्चुअल है, मगर जो उसकी रिक्वायरमेंट होती है वो होती है स्ट्रेट फॉरवर्ड। और तीसरा सवाल प्योर लॉजिकल, उसमें रट्टा टेस्ट को नहीं करता। यहां तक क्लियर है? नियत करते हैं कि पेपर पास करेंगे फर्स्ट अटेम्प्ट के अंदर, तो हाथ खड़ा करें, फिर नियत करें, हल्फ लेते हैं। पक्की गल? कर लोगे पास? चलें, कल हम लोगों ने क्या स्टार्ट करना है? चैप्टर नंबर 2। और कौन सा एरिया स्टार्ट करेंगे? कॉन्ट्रैक्ट एक्ट। आप लोगों ने काम करना है, एक रजिस्टर अपने पास रखना। हम लोग क्या करेंगे, जितना क्लास में कवर करेंगे, जितना क्लास में कवर करेंगे, आपने घर जाके उसको अपने उस रजिस्टर पे उतार लेना, लिख लेना, फिर किताब बंद कर देनी है। और याद किससे करना है? अपने लिखे हुए से, क्योंकि अपना लिखा हुआ आपको जल्दी रिटेन करता है। किताबी मशीनी लैंग्वेज जल्दी आपके दिमाग में एंटर नहीं होती है। आपको अगर एक कागज दिया जाए जिस पे आपने बचपन में लाइन लगाई हो, तो आपको याद आएगा कि ये लाइन मैंने क्यों लगाई थी। ये ह्यूमन साइकोलॉजी है। तो जब आप अपने लिखे हुए से याद करने की कोशिश करेंगे तो वो जल्दी याद होगा, रिटेन जल्दी होगा, दिमाग में जल्दी बैठेगा, और आपको याद करते हुए भी मजा आ रहा होगा, दिमाग चल रहा होगा। अदरवाइज सिर्फ रीडिंग करने से पेपर ये पास होने वाला नहीं। ठीक है? तो मंडे टू फ्राइडे हमारी क्लास हुआ करेगी, जब तक हमारा क्या चल रहा है? कॉन्ट्रैक्ट एक्ट। और जब हम पार्टनरशिप पे पहुंचेंगे तो हमारा सैटरडे पे ऑन होना शुरू हो जाएगा। डन? मगर टेस्ट सिर्फ कब होगा? सैटरडे पे। ये डे फिक्स है। ठीक है जी? तो हमारा पहला टेस्ट कब होना चाहिए? इस सैटरडे पे। और किसका होना चाहिए? चैप्टर 2 का। ये जितना हम लोग कवर कर लेंगे उस टाइम तक। डन? चलो जी, और आपसे कोई सवाल अगर है तो मुझे बताइए। कोई सवाल आपकी तरफ से रिगार्डिंग पेपर, रिगार्डिंग टेक्निक, रिगार्डिंग कुछ भी? कोई सवाल है? जी नहीं, अगर आपने पेपर पास कर लिया ना, तो फिर तो मैंने यहाँ पे क्रॉस अभी तो लगाया था, मतलब फिर ये आपकी जिंदगी से खत्म हो गया, क्योंकि आप इसे पास कर चुके हैं। और कोई सवाल? कोई सवाल नहीं? डन? श्योर? कल मुलाकात करते हैं चैप्टर 2 के साथ। ये नंबर है मेरा, आप इसको नोट कर सकते हैं। अगर कोई सवाल हो तो आप पूछ लीजिएगा। तो आप लोगों ने कल के लेकर आना है सिर्फ और सिर्फ एक रजिस्टर। नोट्स आपको कल मिल जाएंगे, किताब आपको नेक्स्ट वीक तक मिल जाएगी, और हम लोग कल मुलाकात करेंगे चैप्टर नंबर 2 के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।